हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं एमओटी के बारे में। एमओटी का जो थोड़ा सा सेक्शन हम रिवाइज करेंगे और आयनिक बॉन्ड के बारे में, मुख्य रूप से आयनिक बॉन्ड के बारे में। एमओटी हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, बस मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, तो रिवीजन के हिसाब से हम इसको देखने वाले। और उसके बाद में हम तुरंत स्टार्ट करेंगे आयोनिक बॉन्ड। चलिए, तो एमओटी में अभी तक हमने क्या पढ़ा? एमओटी में अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम बंध क्रम निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम बंध लंबाई, अगर बंध क्रम पता है तो बंध लंबाई के बारे में बात कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अणुओं के चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बात बोली थी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सुपर ट्रिक। उस ट्रिक में आपको मैंने बात बताई थी कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बंध क्रम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बंध क्रम कितना हो जाएगा? 3। तो आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो बेटा, बंध क्रम का आंसर डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हो अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी अणु में उपस्थित है। फिर मैंने आपसे बोला था कि अगर 14 से एक कम हो जाए, 13 हो जाए, तो ये 0.5 से कम हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगर ये 13 से एक और कम हो जाए, 12 हो जाए, तो ये 0.5 से और कम हो जाएगा। अगर ये 12 से कम 11 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अगर ये 11 से कम 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये और कम 1.0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बंध क्रम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बंध क्रम निकाल सकते हैं। तो बंध क्रम जो है वो सीधा निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लगने पर। मान लो किसी अणु के अंदर 14 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा भी है ना, तब भी 3 से कम हो जाएगा। ये ऐसे याद रखो। अगर 15 की जगह 16 भी है ना, तब भी एक कम हो जाएगा, 2.0। 16 की जगह 17 भी है ना, तब भी एक कम 1.5 हो जाएगा। और 16 17 की जगह एक और ज्यादा है, एक कम 1.0 हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बंध क्रम कितना होता है बेटा? 3 होता है, ये याद रखना है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन किसी अणु में है तो बंध क्रम 3 होगा। अब 14 इलेक्ट्रॉन से अगर एक भी कम या एक भी ज्यादा हुआ तो 0.5 से घटेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तब भी 0.5 से घटेगा, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तब भी 0.5 से घटेगा। तो ध्यान रखना, 14 इलेक्ट्रॉन पर बंध क्रम जो आता है वो मैक्सिमम आता है, 3 आता है। आप उससे इलेक्ट्रॉन को कम करो, चाहे आप उससे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा 3 वाला मैक्सिमम होगा। नीचे जाने पर भी 0.5 घटेगा और ऊपर आने पर भी 0.5 घटेगा, ये ध्यान रखना बेटा। चलिए, तो ये था एमओटी जिसके बारे में हमने अब तक पढ़ाई की। अब आते हैं बेटा हम आयोनिक बॉन्ड पर। किस पर आते हैं? आयोनिक बॉन्ड पर। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ खास बड़ी चीजें नहीं पढ़नी, चोटर पोटर हैं, वो क्या होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब हमें पढ़ना है बेटा आयनिक बॉन्ड के बारे में। देखो, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? तो यह बंध, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आयनिक बंध को हम विद्युत स्थिति की, आयनिक बंध को हम विद्युत स्थिति की बंध, है ना, विद्युत संयोजी बंध भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, है ना। विद्युत संयोजक बंध भी बोल सकते हैं, विद्युत स्थिति की बंध, विद्युत संयोजक बंध भी बोल सकते हैं, या हिंदी में आप इसको बोलते हो आयनिक बंध, आयनिक बंध भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो आयनिक बंध अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसमें से हम किसी भी नाम से आयनिक बंध को बोल सकते। तो यह बंध तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। यह बंध तत्वों के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। किससे बनता है बेटा? आदान प्रदान से बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लो उदाहरण आपने लिया NaCl। अब NaCl में सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु के बीच में जो बंध है बेटा, वो आयनिक बंध है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और क्लोरीन उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और इसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? क्लोरीन ग्रहण करेगा। कौन ग्रहण करेगा बेटा? क्लोरीन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिए और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ग्रहण की। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? आदान प्रदान, एक्सचेंज। मैंने 100 रुपए दिए, किसी और ने वही 100 रुपए ग्रहण कर लिए। मैंने किसी को अगर 100 रुपए दे दिए तो मतलब वो हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। मतलब कि आप ये समझो कि मैंने एक बिजनेस चालू किया जिसमें किसी को 100 रुपए दान किए हैं, तो वो 100 रुपए पूरी तरह से उसके हो चुके हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, अभी एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसके हो जाएंगे? क्लोरीन के हो जाएंगे, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। सोडियम के पास विन्यास था 2 8 1। तो अब सोडियम के पास यहाँ पे क्या विन्यास हो जाएगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से त्याग कर दिया, तो अब सोडियम के पास विन्यास हो जाएगा 2 8। क्या विन्यास हो जाएगा बेटा? 2 8। तो सोडियम ने अपना अष्टक, बाहरी कक्षा में अष्टक दिखाने के लिए, बाहरी कक्षा में अष्टक को प्राप्त करने के लिए सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके पास ये वाला विन्यास हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में बात आ सकती है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास प्राप्त कर लेता है, अष्टक वाला ये विन्यास प्राप्त कर लेता है। और अष्टक वाला विन्यास अगर प्राप्त कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा? स्थायी वाला विन्यास हो जाएगा। यही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ग्रहण किया। क्लोरीन का विन्यास क्या है? 2 8 7। यदि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो 2 8 7 और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये हो जाएगा 2 8 8। ये क्या हो जाएगा? 2 8 8। इसका भी अष्टक क्या हो गया बेटा? पूरा हो गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसका हो जाएगा अष्टक पूरा। इसने वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका हो जाएगा अष्टक पूरा। क्या हो जाएगा बेटा? अष्टक पूरा। यहाँ पे भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अष्टक पूरा, अष्टक पूरा। बाहरी कक्षाओं में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कि अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? सोडियम प्लस प्राप्त हो गया। और क्या प्राप्त हो गया? क्लोरीन माइनस प्राप्त हो गया। अब सोडियम और क्लोरीन के बीच में जिस भी प्रकार का बंध बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? आयोनिक बंध बोलेंगे। तो आयनिक बंध किससे बना है बेटा? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से क्या बना? आयनिक बंध बना। और इसी आयनिक बंध के बारे में हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सोडियम कौन सी अवस्था में? यहाँ पे सोडियम गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में बेटा? गैसीय अवस्था में। यहाँ क्लोरीन की परमाणु अवस्था कौन सी है? गैसीय। तो यहाँ पे गैसीय अवस्था में। तो इस तरीके से सोडियम आयन और क्लोराइड ऋण आयन, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋण आयन, इसका निर्माण होता है।
सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन ये दोनों आपस में मिलेंगे तो NaCl का निर्माण होगा। अब बच्चों इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज आप गौर करिए, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो किसी भी गैसीय विलगित परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब भी कोई गैसीय विलगित परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा। मतलब कि आयनिक बंध बनाने के लिए पहले आपको आयन का निर्माण करना पड़ेगा, सोडियम धनायन का निर्माण करना पड़ेगा। सोडियम धनायन का निर्माण करने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी और ये ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा? आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन में जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन में जुड़ेगा तो Cl- का निर्माण होगा। इलेक्ट्रॉन के परमाणु गैसीय विलगित परमाणु में प्रवेश करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ में आया? ये रिपीट करूं फिर से रिपीट करूं? चलो फिर से रिपीट करते हैं। देखो मैं यहां पे रिपीट करता हूं। देखो आयनिक बंध कब बनेगा इसको समझने के लिए हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? NaCl। NaCl के एग्जांपल में आप एक बात ध्यान रखना कि सोडियम परमाणु जो है वो पहले एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो सोडियम धनायन बनेगा। चलो ये परिभाषा आपने पढ़ रखी है ना? क्या आवर्त सारणी के अंदर आयनन ऊर्जा की परिभाषा आपने पढ़ी है? आयनन ऊर्जा का मतलब है किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। मतलब कि इस परमाणु को अगर आप ऊर्जा देते हो तो ऊर्जा को देने पर इसमें से क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे इस गैसीय विलगित परमाणु को आप ऊर्जा देंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां निकला है वो इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण कर लिया? इस क्लोरीन के गैसीय विलगित परमाणु ने ग्रहण कर लिया। क्लोरीन के इस गैसीय विलगित परमाणु जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहां से क्या निष्कासित होगी? ऊर्जा निष्कासित होगी। ये निष्कासित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा?
इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के दौरान किसी भी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के दौरान जो भी ऊर्जा में परिवर्तन होता है उस NaCl का निर्माण कर देंगे। तो एक बार सोडियम धनायन गैसीय धनायन और क्लोराइड गैसीय ऋणायन मिलेंगे तो ये NaCl का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे बेटा? NaCl का निर्माण करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है बेटा? ऊर्जा निकलती है। तो जब भी आपको NaCl का निर्माण, NaCl के एक मोल का निर्माण उसके गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन से करने को मिलता है तो इसमें होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? लैटिस एनर्जी। इसे हम बोलते हैं जालक ऊर्जा। क्या कहते हैं बेटा? जालक ऊर्जा। मतलब कि एक मोल आयनिक यौगिक के निर्माण के लिए अगर आपको आयनिक बंध का निर्माण करना है तो आयनिक बंध के निर्माण करने के लिए कितने प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता है? आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जा। 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिसकी हमको आयनिक बंध के निर्माण के लिए जरूरत होती है। तो आयनिक बंध के निर्माण के लिए हमको 3 प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता है। आयनिक बंध का निर्माण हेतु आयनिक बंध के निर्माण हेतु तीन प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता है। पहली ऊर्जा कौन सी बेटा? आयनन ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा कौन सी बेटा? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तीसरी ऊर्जा कौन सी बेटा? जालक ऊर्जा। अभी मैं आपको जालक ऊर्जा की परिभाषा लिखवाऊंगा, ठीक है? जालक ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। अच्छा, आयनिक बंध किस किस के बीच में बनेगा ये कैसे पहचानते हैं बेटा? आयनिक बंध हमेशा एक धातु और एक अधातु के परमाणु के बीच में बनता है। आयनिक बंध हमेशा धातु और अधातु के परमाणुओं के बीच में बनता है। तो जब भी आपको एक परमाणु धातु का और दूसरा परमाणु अधातु का दिख जाए आयनिक बंध की पहचान कैसे हो सकती है? एक परमाणु जब धातु का, या आप बोल सकते हो, या पे बोल सकते हो धातु तथा अधातु के बीच, सीधा ही लिख लो, सिंपल, धातु तथा अधातु के बीच बनने वाला बंध आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध को पहचानने का तरीका क्या है? एक आपको धातु का परमाणु दिखेगा और उसमें दूसरे आपको अधातु के परमाणु दिखेंगे। धातु और अधातु के बीच में जो भी बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक बंध कहलाएगा। ध्यान रखना बेटा, आयनिक बंध को पहचानने का तरीका क्या है? एक धातु होना चाहिए, दूसरा अधातु होना चाहिए। एक धातु होना चाहिए, दूसरा अधातु होना चाहिए। एक धातु होना चाहिए, दूसरा अधातु होना चाहिए। जब धातु अधातु धातु अधातु धातु अधातु के बीच में बंध बनेगा तो कौन सा बनेगा बेटा? आयनिक बंध बनेगा। ये ध्यान रखना बेटा। अब इसमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जा। 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। अब हम लिखेंगे जालक ऊर्जा की परिभाषा। जालक ऊर्जा क्या होती है? आ जाओ। जालक ऊर्जा का मतलब होता है बेटा लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी।
एक बात ध्यान रखना बेटा, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी से ही है, ये बात ध्यान। एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण, एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके गैसीय धनायन तथा गैसीय ऋणायन से करने पर एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके गैसीय धनायन तथा गैसीय ऋणायन से करने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही जालक ऊर्जा कहलाता है। जालक ऊर्जा का मतलब क्या है? एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन से करने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन जालक ऊर्जा। मतलब कि मुझे एक मोल NaCl का एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण करना है, तो जितना ऊर्जा परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा बेटा? जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रखा आपको, मैग्नीशियम +2 गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन, एक मोल MgCl2 का निर्माण उसके गैसीय धनायन तथा गैसीय ऋणायन से करने पर होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जालक ऊर्जा कहते हैं। किसी भी एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन से करने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण ऐसे समझो, मान लो एल्यूमिनियम +3 गैसीय धनायन और 3F- गैसीय ऋणायन। तो एक मोल AlF3 का निर्माण करने के लिए होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन है इसी को हम क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं। एक मोल AlF3 का निर्माण उसके गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन से करने के लिए जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं। तो ये बच्चों जालक ऊर्जा है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आयनिक बंध को बनाने के लिए सबसे पहले हमको धनायन का निर्माण करने की जरूरत है। बात समझ में आई? आयनिक बंध को बनाने के लिए सबसे पहले हमको धनायन का निर्माण करने की जरूरत है, गैसीय धनायन का निर्माण करने की जरूरत है। आयनिक बंध को बनाने के लिए सबसे पहले हमको गैसीय ऋणायन का निर्माण करने की जरूरत है। तो आयनिक बंध एक तो गैसीय धनायन से बनता है और आयनिक बंध एक गैसीय ऋणायन के बीच बनता है। मतलब धनायन और गैसीय ऋणायन, गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन के बीच में बनने वाला बंध जो है बेटा वो होता है आयोनिक बंध। क्या होता है बेटा? आयोनिक बंध। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन के बीच में बनने वाला बंध कौन सा है बेटा? आयोनिक बंध। तो भाई पहले हमको बनाना पड़ेगा गैसीय धनायन और फिर हमको बनाना पड़ेगा गैसीय ऋणायन। गैसीय धनायन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा, और गैसीय ऋणायन बनाने के लिए जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, या आप बोल दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इसका मतलब हमको आयनन ऊर्जा चाहिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखना गैसीय धनायन का निर्माण उसके गैसीय विलगित परमाणु से किया जाता है आयनन ऊर्जा में, और गैसीय ऋणायन का निर्माण उसके गैसीय विलगित परमाणु से किया जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता में। गैसीय विलगित परमाणु का होना जरूरी है। ये आप पढ़ चुके, गैसीय विलगित परमाणु आप पढ़ चुके हो कहाँ? आवर्त सारणी के अंदर। गैसीय विलगित परमाणु मतलब कि जब परमाणु अपनी गैसीय अवस्था में है, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। और विलगित अवस्था, विलगित मतलब कि बंधित अवस्था नहीं है,
अकेला है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम अकेला परमाणु है, यहाँ आप देख सकते हो क्लोरीन अकेला परमाणु, और कोई परमाणु नहीं। तो विलगित परमाणु, गैसीय विलगित परमाणु अवस्था में इलेक्ट्रॉन को निकालने और इलेक्ट्रॉन को जोड़ ऊर्जा कहते हैं। किसी भी एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन से करने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण ऐसे समझो, मान लो एल्यूमिनियम +3 गैसीय धनायन और 3F- गैसीय ऋणायन। तो एक मोल AlF3 का निर्माण करने के लिए होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन है इसी को हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा बोलते हैं। एक मोल AlF3 का निर्माण उसके गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन से करने के लिए जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा बोलते हैं। तो ये बच्चों जालक ऊर्जा है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आयनिक बंध को बनाने के लिए सबसे पहले हमको धनायन का निर्माण करने की जरूरत है। बात समझ में आई? आयनिक बंध को बनाने के लिए सबसे पहले हमको धनायन का निर्माण करने की जरूरत है, गैसीय धनायन का निर्माण करने की जरूरत है। आयनिक बंध को बनाने के लिए सबसे पहले हमको गैसीय ऋणायन का निर्माण करने की जरूरत है। तो आयनिक बंध एक तो गैसीय धनायन से बनता है और आयनिक बंध एक गैसीय ऋणायन के बीच बनता है। मतलब धनायन और गैसीय ऋणायन, गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन के बीच में बनने वाला बंध जो है बेटा वो होता है आयोनिक बंध। क्या होता है बेटा, आयोनिक बंध। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन के बीच में बनने वाला बंध कौन सा है बेटा, आयोनिक बंध। तो भाई पहले हमको बनाना पड़ेगा गैसीय धनायन और फिर हमको बनाना पड़ेगा गैसीय ऋणायन। गैसीय धनायन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा, और गैसीय ऋणायन बनाने के लिए जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, या आप बोल दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इसका मतलब हमको आयनन ऊर्जा चाहिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखना गैसीय धनायन का निर्माण उसके गैसीय विलगित परमाणु से किया जाता है आयनन ऊर्जा में, और गैसीय ऋणायन का निर्माण उसके गैसीय विलगित परमाणु से किया जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता में। गैसीय विलगित परमाणु का होना जरूरी है। ये आप पढ़ चुके, गैसीय विलगित परमाणु आप पढ़ चुके हो कहां, आवर्त सारणी के अंदर। गैसीय विलगित परमाणु मतलब कि जब परमाणु अपनी गैसीय अवस्था में है, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। और विलगित अवस्था, विलगित मतलब कि बंधित अवस्था नहीं है, अकेला है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम अकेला परमाणु है, यहाँ आप देख सकते हो क्लोरीन अकेला परमाणु, और कोई परमाणु नहीं। तो विलगित परमाणु, गैसीय विलगित परमाणु अवस्था में इलेक्ट्रॉन को निकालने और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। और जब सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन बन जाए तो इनको आपस में जोड़ दो, मिला दो, तो इससे एक मोल NaCl का निर्माण हो जाएगा, जालक ऊर्जा। मतलब कि यहाँ पे 3 प्रकार की ऊर्जा सम्मिलित है, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जा। इसका मतलब आयनिक बंध के निर्माण हेतु 3 प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता है, एक आयनन ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता और एक जालक ऊर्जा। बात करें आयनिक बंध की पहचान की, तो आयनिक बंध हमेशा धातु और अधातु के बीच में बनता है, धातु अधातु के बीच में, धातु अधातु के बीच में, इनके बीच में बेटा आयनिक बंध बनता है। जालक ऊर्जा की बात करें तो जालक ऊर्जा क्या है, जालक ऊर्जा एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन से करने पर होने वाला जो ऊर्जा में परिवर्तन है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जालक ऊर्जा बोलते हैं। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है। क्लियर? चलो अब हम यहां से बच्चों आएंगे अगले पॉइंट पर। ठीक है, अब हम यहां से आएंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है बेटा फाजान का नियम। कौन सा? फाजान का नियम। फाजान का नियम बच्चों आयनिक यौगिकों में असंयोजी लक्षणों की
जानकारी देता है। फजान का नियम जो है बेटा वो आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षणों की जानकारी देता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो मान लो कोई आयनिक यौगिक है, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कोई आयनिक यौगिक 100% आयनिक है। समझ में आई बेटा बात? नहीं आई समझ में? चलो मैं आपको बताता हूं बेटा। एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये NaCl 100% आयनिक है। NaCl 100% आयनिक कभी नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि आप बोलोगे कि हमारे लिए हमारे गुरुदेव हमारे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं। आप अपने टीचर को क्या मानते हो, आपका भगवान? जैसे पार्थ सर, चलो पार्थ सर की बात करते हैं, पार्थ सर की बात करते हैं। अब आप क्या मानते हो, पार्थ सर हमारे भगवान है। मेरे भी पार्थ सर फेवरेट है, पता है आपको ये बात, मेरा फेवरेट है। या मान लो किसी बच्चे को लगता है कि नहीं विपिन सर मेरा फेवरेट है, हो सकता। या तीसरा कौन पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स आई थिंक आपको शुभम पालीवाल सर पढ़ाते हैं, या कोई ना कोई टीचर पढ़ाते हैं फिजिक्स आपको। तो किसी को फिजिक्स वाले टीचर भगवान लगते हैं, लगता है ना? किसी को फिजिक्स के टीचर भगवान लगते हैं, किसी को केमिस्ट्री के टीचर भगवान लगते हैं, किसी को बायोलॉजी के। लेकिन बेटा क्या 100% वास्तविकता में कोई भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कोई महान हो सकता है? आपको लगता है हम महान है और आपको लगता है वो टीचर महान है, आपको लगता है वो महान कोई नहीं बेटा। 100% महान कोई भी नहीं है। कुछ ना कुछ कमियां है हमारे अंदर भी, बहुत सारी कमियां। आपने हमारी जिंदगी में आकर के थोड़ी ना देखा है, क्या पता हम भी कुछ हम भी आपकी तरह कुछ मतलब हरकत करते होंगे। तो भैया 100% आयनिक कोई नहीं है बेटा। 100% आदर्श इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति 100% आदर्श नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमियां, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां। आपको लगता होगा कि यार सर को तो बहुत कुछ आता है, सर को इतना कुछ आता है, अभी बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है। तो हम भी 100% आयनिक नहीं है, हमें भी बहुत सारी बातें सीखने की जरूरत है। हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। इसी प्रकार समझ में आई बात? अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? जल्दी से फटाफट लाइव चैट में जाओ और थम्स अप दिखाओ, कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? भाई 100% आयनिक कुछ नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत सहसंयोजी लक्षण जरूर होगा। 5%, 10% आयनिक यौगिक में भी सहसंयोजी गुणधर्म होते ही होते हैं। तो आयनिक यौगिक में कितना प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण है उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, फजान का नियम। क्या पढ़ते हैं बेटा? फजान का नियम। तो फजान बोलता है किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी लक्षण, किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी लक्षण निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी लक्षण, किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी लक्षण ठीक है, किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी लक्षण, ठीक है यही लिख लेते हैं, चलो यही ठीक है, निम्न बातों पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। उसमें सबसे पहला है बेटा, सबसे पहला है धनायन की ध्रुवणता, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक है। दूसरा ऋणायन की ध्रुवण क्षमता, ठीक है। इन दो बातों पर निर्भर करते हैं। किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी लक्षण धनायन की ध्रुवणता
और ऋणायन की ध्रुवण क्षमता पर निर्भर करते हैं। अब ये क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। तो ऐसे समझो बेटा, मान लो ये कोई धनायन है और मान लो इसके सामने यहां पे कोई क्या है, ऋणायन है। क्या है, ऋणायन। ये है आपका ऋणायन और ये है आपका क्या, धनायन। तो सबसे पहले तो हमको ये दो बातें समझनी, धनायन की ध्रुवणता और ऋणायन की ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता को हम बोलते हैं पोलराइजिंग एबिलिटी और इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। धनायन की ध्रुवणता पोलराइजेशन और ऋणायन की ध्रुवण क्षमता पोलराइजिंग एबिलिटी। अगर मैं इन दोनों की व्याख्या कर देता हूं तो हमें सहसंयोजी लक्षण समझ में आ जाएंगे और सहसंयोजी लक्षण समझ में आ गए तो भैया हमको फजान का नियम समझ में आ जाएगा। चलो अब हम समझते हैं इसको। देखो बेटा, ये धनायन क्या करता है बेटा, ये धनायन ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई ऋणायन के चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऋणायन के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी ऋणायन के चारों तरफ क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। धनायन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, आकर्षित करेगा। ये धनायन क्या करेगा, यहां के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आजा आजा आजा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो धनायन क्या कर रहा है, यहां के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखो होगा क्या, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ आएंगे तो देखो अब कैसा डायग्राम बनेगा। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन धनायन की तरफ आ गए तो अब कुछ ऐसा आकार बन जाएगा बेटा, अब कुछ ऐसा आकार बन जाएगा पीछे की तरफ। अब मुझे बताओ, क्या इसको हम ध्रुवित अणु बोलते हैं या नहीं बोलते। मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी द्विध्रुव आघूर्ण में, क्या ये ध्रुवित हुआ या नहीं हुआ, क्या ये अणु ध्रुवित हुआ या नहीं हुआ। एक सिरा प्लस वाला और दूसरा सिरा माइनस वाला। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी, ध्रुवित अणु का मतलब होता है ऐसा अणु जिसका एक सिरा प्लस हो दूसरा सिरा माइनस हो। याद करो, याद करो, मैंने आपको बताया था HF के अंदर, अगर किसी को याद हो तो मैंने HF के अंदर बताया था, HF के अंदर HF का एक सिरा माइनस और दूसरा सिरा प्लस, इसको हम बोलते हैं ध्रुवित अणु। एक प्लस एक माइनस बताया था। यहां पे भी एक सिरा हो गया माइनस, दूसरा सिरा हो गया प्लस। ये क्या हो गया, अणु ध्रुवित हो गया। इसका क्या हो गया, ध्रुवण हो गया। तो ऋणायन का क्या होता है, ऋणायन की ध्रुवण क्षमता होती है। इस ऋणायन की ध्रुवण क्षमता है बेटा, ये ध्रुवित हो चुका है, ठीक है। तो इसकी ध्रुवण क्षमता है, ये ध्रुवित हो चुकी। और इसकी ध्रुवित करने के, इसको ध्रुवित किसने किया, इसको ध्रुवित किया धनायन है। धनायन की ध्रुवणता है। धनायन क्या करता है, पोलराइजेशन करता है। धनायन करता है इसका ध्रुवण, धनायन इसका ध्रुवण कर रहा है। ध्रुवण करने वाला कौन है, धनायन। धनायन करता है ऋणायन का ध्रुवण। तो ध्यान रखना बेटा, धनायन क्या करता है, धनायन ऋणायन को ध्रुवित करता है या ध्रुवण करता है। धनायन जो है वो ऋणायन का क्या करता है, ध्रुवण करता है। ये जो धनायन है वो इस ऋणायन का क्या करता है, ध्रुवण। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, इसका ध्रुवण करता है। तो धनायन ऋणायन का क्या करता है, ध्रुवण करता है। तो धनायन की क्या होती है, ध्रुवणता। ध्रुवणता का मतलब ध्रुवण करने वाला। तो धनायन जो है वो ऋणायन का क्या करता है, पोलराइजेशन करता है। ये ऋणायन का पोलराइजेशन कर रहा है, कौन, धनायन। और ऋणायन क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है।
ध्रुवित हो रहा है, जो ध्रुवित होता है उसकी ध्रुवण क्षमता होती है, और जो ध्रुवित करता है उसकी ध्रुवणता होती है बेटा। ठीक है, अभी समझ में आएगा, डोंट वरी, अभी सब समझ में आएगा। तो आप ये ध्यान रखो, ऋणायन की ध्रुवण क्षमता है, ये कितना ध्रुवित होगा, उस ध्रुवित होने की क्षमता को बोलते हैं बेटा ध्रुवण क्षमता। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऋणायन के ध्रुवित होने की क्षमता को ध्रुवण क्षमता कहते हैं। ऋणायन की ध्रुवित होने की क्षमता को ध्रुवण क्षमता कहते हैं। ये जो ऋणायन है ना बेटा, ये ऋणायन, इस ऋणायन का क्या हो गया, ध्रुवण हो गया। ऋणायन की ध्रुवित होने की जो क्षमता है इसको हम बोलते हैं ध्रुवण क्षमता। तो ऋणायन की सदैव क्या होती है बेटा, ध्रुवण क्षमता। और इस ऋणायन का ध्रुवण करता कौन है, धनायन। तो धनायन की क्या होती है, ध्रुवणता होती है, धनायन की होती है बेटा ध्रुवणता। तो ये ध्यान रखना है। अब बेटा यहां आगे की बात, चलो ये ध्रुवणता क्या है समझ में आ गया। अब इधर देखना, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से गौर करो, आपको क्या महसूस हो रहा है कि दो नाभिकों के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझा। अब आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि नाभिकों के बिल्कुल ठीक में बीचों बीच क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब भी किसी बंध के अंदर, जब भी किसी अणु में परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा आपको दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना साझे का मतलब क्या होगा, सहसंयोजी लक्षण। तो जब भी आपको किसी बंध में, जब भी आपको किसी बंध में जब भी आपको किसी बंध में इलेक्ट्रॉन के साझे वाली फीलिंग आने लग जाए, आपको ऐसा महसूस होने लग जाए कि यार परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, आप खुद सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन ध्रुवित होते रहे, अगर ये इलेक्ट्रॉन ध्रुवित होते रहे तो दोनों नाभिकों के बीच में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आपको लगेगा इलेक्ट्रॉनों का साझा हो चुका है। एक्चुअल में साझा हुआ नहीं, आपको बस महसूस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है, कुछ ना कुछ सहसंयोजी लक्षण आ चुका है। अगर ये ध्रुवण ज्यादा होगा तो सहसंयोजी लक्षण ज्यादा आएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ऋणायन की ध्रुवण क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतना ही सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा। और ऋणायन को धनायन जितना ज्यादा ध्रुवित करेगा, धनायन की ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी, मतलब कि ऋणायन को धनायन जितना ज्यादा ध्रुवित करेगा उस दौरान भी क्या होगा, सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा, सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा। तो सहसंयोजी लक्षण बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक तो ऋणायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ जाए और दूसरा धनायन की ध्रुवणता बढ़ जाए। तो धनायन के अंदर इतनी औकात हो कि ऋणायन को ध्रुवित कर रहा है, और ऋणायन की भी इतनी औकात हो कि ऋणायन क्या हो जाए, ध्रुवित हो जाए, उसका ध्रुवण हो जाए, उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ जाए। तो या तो ये ध्रुवित हो जाए या फिर ये इसको ध्रुवित करने पे मजबूर कर दे, दोनों में से कुछ भी हो जाए। मतलब कि यहाँ पे कुल मिलाकर के ध्रुवण हो जाना चाहिए। ध्रुवण जितना ज्यादा होगा उतना ही सहसंयोजी लक्षण क्या होंगे, ज्यादा। ठीक है, तो ये सारी बातें। अच्छा, अब ऋणायन की ध्रुवण क्षमता किसके समानुपाती होती है, ऋणायन के आकार तथा ऋणायन के आवेश की। ऋणायन का आवेश और ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा उतनी ऋणायन की ध्रुवण क्षमता ज्यादा, सहसंयोजी लक्षण ज्यादा। और धनायन की ध्रुवणता क्या होती है, ये समानुपाती होती है धनायन के आवेश
और व्युत्क्रमानुपाती होती है धनायन के आकार की। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे पास एक तरीका और है। मेरे पास एक तरीका और है। दूसरा तरीका देखना चाहते हो? चलो हम दूसरे तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। आ जाओ। मान लो मैंने लिखा NaF, NaCl, NaBr और NaI। मान लो मैंने 4 अणु लिखे। अब मैंने आपसे बोलो कि बताओ इसमें सहसंयोजी लक्षण का क्रम क्या है। मैंने आपसे बोला कि इसमें सहसंयोजी लक्षण का क्रम क्या है। तो आपको क्या करना है, आप ये देखो यहाँ पे धनायन सोडियम है, यहाँ धनायन सोडियम है, यहाँ धनायन सोडियम है, यहाँ धनायन सोडियम है। इसमें सहसंयोजी लक्षण का क्रम क्या है ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे F माइनस है, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे Br माइनस है और यहाँ पे I माइनस। ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो ऋणायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी और सहसंयोजी लक्षण भी बढ़ेगा। तो इन चारों में से कौन से ऋणायन का आकार ज्यादा है? इन चारों में से आकार किसका ज्यादा है? F माइनस से ज्यादा Cl माइनस, उससे ज्यादा Br माइनस, उससे ज्यादा I माइनस। जितना बड़ा आकार होगा उतना ही ऋणायन की ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी, और ऋणायन की ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी तो सहसंयोजी लक्षण भी ज्यादा होगा। मतलब कि सहसंयोजी लक्षण सबसे ज्यादा NaI का, फिर NaBr, NaCl और NaF। ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा ना उतना ही सहसंयोजी लक्षण क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे। ऋणायन का आकार जितना ज्यादा उतने ही ध्रुवण क्षमता ज्यादा, उतने ही सहसंयोजी लक्षण ज्यादा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। LiF, NaF, KF और CSF। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। यहाँ पे क्या दे रखा है? लिथियम। यहाँ पे धनायन क्या है? सोडियम। यहाँ पे धनायन क्या? पोटेशियम। यहाँ पे धनायन क्या? सीजियम। अगर आकार की बात करें तो लिथियम का सबसे छोटा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और सीजियम सबसे बड़ा। धनायन का आकार जितना बड़ा होगा उतनी उसकी ध्रुवणता कम होगी, और ध्रुवणता कम होगी तो सहसंयोजी लक्षण भी कम होगा। मतलब कि आकार बढ़ने पर सहसंयोजी लक्षण कम होगा, आकार बढ़ने पर सहसंयोजी लक्षण कम होगा। इस तरीके से ये क्रम आ जाएगा सहसंयोजी लक्षण का। चलो अब समझ में आया? अब समझ में आया? एग्जाम्पल से समझ में आया? चलो अगला एक और। मान लो आपने यहाँ पे लिखा LiF, मान लो फिर आपने लिखा BeO, फिर आपने लिखा Al2, सॉरी माफ करना, फिर यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को नहीं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और। चलो एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक आपने लिया LiF, एक आपने लिया Li2, एक आपने लिखा Li3N। चलो ये ले लिया। यहाँ पे धनायन लिथियम है, यहाँ पे धनायन लिथियम है और यहाँ पे धनायन लिथियम। यहाँ ऋणायन कौन सा है? F माइनस। यहाँ पे ऋणायन कौन सा है? O माइनस 2। यहाँ पे ऋणायन कौन सा है? N माइनस 3। F माइनस O माइनस 2 N माइनस। ये तीनों ही कौन से आवर्त के हैं? सेकंड आवर्त के। किसके बच्चों? सेकंड आवर्त के। बच्चों जब भी समान आवर्त के ऋणायन हो ना तो आपको आवेश के अनुसार आपको आंसर देना है। जब भी समान आवर्त के ऋणायन हो तो आपको आवेश के अनुसार आंसर देना है। आवेश के अनुसार जिस भी ऋणायन का आवेश ज्यादा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी, उसका सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा। तो आवेश सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो इसका मतलब सहसंयोजी लक्षण भी किसका ज्यादा होगा? जिसका आवेश ज्यादा
उसका सहसंयोजी लक्षण भी ज्यादा। जिसका आवेश ज्यादा उसका सहसंयोजी लक्षण भी ज्यादा। चलो अगला नेक्स्ट, मान लो आपको एक दे रखा है NaF, दूसरा दे रखा है MgF2 और तीसरा दे रखा है AlF3। यहाँ पे धनावेश दे रखा है सोडियम धनायन, यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम +2 और यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम +3। ठीक है, सबसे ज्यादा धनावेश किसका? इसका धनावेश सबसे ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। अगर धनायन का आवेश ज्यादा हो तो ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी और ध्रुवणता ज्यादा होगी, ध्रुवणता ज्यादा होगी तो सहसंयोजी लक्षण ज्यादा। अगर आवेश ज्यादा है तो सहसंयोजी लक्षण ज्यादा। इसका मतलब धनावेश का आवेश ज्यादा है तो सहसंयोजी लक्षण भी इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे होता है बेटा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ऐसे करना है बेटा। तो ये है बेटा आयनिक यौगिक के बारे में पूरी कहानी, जो कि आपको थी सुना नहीं, और ये आपको पूरा ध्यान रखना। यही है फजान का नियम। तो इसका मतलब फजान के नियम को बच्चों हम समराइज करें, समरी क्या निकली? फजान के नियम की समरी ये निकली कि सहसंयोजी लक्षण ऋणायन तथा धनायन दोनों के आवेश के क्या होते हैं? समानुपाती। सहसंयोजी लक्षण धनायन और ऋणायन दोनों के आवेश के क्या होते हैं? समानुपाती। दूसरा, सहसंयोजी लक्षण ऋण आयन के आकार के समानुपाती होता है और धन आयन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? इस तरीके से हमको ये निष्कर्ष ध्यान रखना। ये है बेटा निष्कर्ष, बस इसको ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अच्छा, आवेश के हिसाब से आंसर कब देखना है? जब समान आवर्त के धनायन ऋणायन हो। जब समान आवर्त के धनायन ऋणायन हो तो आवेश के हिसाब से आंसर, और जब भिन्न आवर्त के धनायन ऋणायन हो, भिन्न आवर्त के धनायन ऋणायन हो तो आपको आकार के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। इस तरीके से आपको चीजों को बेटा सॉल्व करना है। ये आपका हो गया बच्चों आयनिक बॉन्ड कंप्लीट। अब यहाँ पे बच्चों हमें कुछ अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में चर्चा करनी। एक होता है बेटा अम्लीय ऑक्साइड। क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड। एक होता है बेटा क्षारीय ऑक्साइड और एक होता है बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड। शायद अगर किसी को पीछे वाली स्लाइड में से कुछ नोट करना है तो मैं आपको टाइम देता हूं। इसमें अगर कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट नोट करना, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं बेटा आगे की। यहाँ से चलो, अब हमको तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड कौन है बेटा? अधातु के ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड कौन है?
धातु के ऑक्साइड, ठीक है। और उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? उपधातु के ऑक्साइड। जनरली लिखा है, ठीक है। हमेशा उपधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं होते, ध्यान रखना। जैसे कि मान लो उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है बच्चों? कार्बन एक अधातु है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है बेटा? अम्लीय। चलो दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है बेटा? अम्लीय होता है। P2O5 फास्फोरस का ऑक्साइड, ये क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड जितने भी हैं बेटा, Cl2O7 अधातु का ऑक्साइड, सब क्या है? अम्लीय ऑक्साइड। चलो आगे की बात करते इसकी। मान लो लिखा है बेटा सोडियम का ऑक्साइड। कितना लिखा है? सोडियम का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। ऐसे टाइप से मान लो आपको जैसे कि दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। K2 पोटेशियम ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड बेटा क्या होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कुछ धातु ऐसी भी हैं जिनके ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, जैसे कि Fe2O3। ये धातु का ऑक्साइड है लेकिन इसमें थोड़ा सा गुणधर्म अम्लीय ऑक्साइड का भी होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड वाला गुणधर्म भी होता है, अम्लीय ऑक्साइड का गुणधर्म भी होता है। तो डी ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड है ना बेटा, उसमें से अधिकांश ऐसे आपको देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक के तत्व के ऑक्साइड। डी ब्लॉक तत्व के ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, उनमें निश्चित तौर पर आपको ये गुणधर्म देखने को मिलेगा कि उनके ऑक्साइडों में अम्लीय ऑक्साइड वाला गुणधर्म होता है। समझ में आया? अम्लीय ऑक्साइड वाला इनमें गुणधर्म होता है। तो डी ब्लॉक के ऑक्साइडों में ये नेचर पाया जाता है। अच्छा उपधातु के ऑक्साइड, उपधातु के ऑक्साइड में जैसे मान लो सिलिकॉन, SiO2 उभयधर्मी ऑक्साइड है, या मान लो जैसे कि Al2O3। एल्यूमिनियम धातु है, एक बात ध्यान रखना, एल्यूमिनियम धातु होती है, लेकिन ध्यान रखना उसका जो ऑक्साइड है बेटा वो उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? जो अम्ल क्षार दोनों से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं ये, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है S2O3, ठीक है। एंटीमनी में भी कुछ कैरेक्टर होता है, ये क्या होते हैं बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अच्छा एक ऑक्साइड और है बच्चों जिसको हम बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड। कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो कि उदासीन होते हैं बेटा। उदासीन ऑक्साइड का मतलब जो अम्ल या क्षार किसी से क्रिया नहीं करते। उदासीन ऑक्साइड कौन है? जो अम्ल या क्षार किसी से क्रिया नहीं करते, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि N2O, ठीक है। तो ये ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि किसी से क्रिया नहीं करते। अच्छा उभयधर्मी ऑक्साइड में आप जिंक ऑक्साइड भी लिख सकते हो, जिंक ऑक्साइड भी लिख सकते हो, तो ये भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये ऑक्साइडों के बारे में है, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O है ना, ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपके उदासीन ऑक्साइड में आते हैं। किस में आते हैं? उदासीन ऑक्साइड में आते हैं।
तो बच्चों ये है आपका पूरा चैप्टर। आज हम इतना ही कवर करेंगे। अगली क्लास में बच्चों मैं आपको करवाऊंगा, तो अगली क्लास मिस करना, मतलब मिस ना करें अगली क्लास हम पीवाईक्यूज करेंगे नीट में आए हुए, ठीक है। नीट में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उनके पीवाईक्यूज, इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुके हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो आप प्लीज अगली क्लास को मिस ना करें। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा क्विज पर। चलो क्विज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन अणु में बंध क्रम है, बताइए ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम क्या है? चलिए दूसरा है O2 प्लस में बंध क्रम है। O2 प्लस में बंध क्रम क्या है? चलिए O2 अणु में बंध क्रम कितना है? ऑक्सीजन अणु में 2 बंध होते हैं, बंध क्रम कितना होता है? बंध क्रम 2 होता है, ठीक है। O2 प्लस में कितने होते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन। और N2 में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बोला कि जब भी 14 इलेक्ट्रॉन है तो बंध क्रम कितना होता है? 3 होता है। अगर 14 से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 बंध क्रम। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होता है, माफ करना, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तब भी 0.5 से कम हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम होता है तब भी 0.5 से कम हो जाएगा, तो 2.5 आंसर आ जाएगा डी। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने आयनिक बॉन्ड को कंप्लीट किया। एमओ2 तो पढ़ ही लिया था, कुछ और एक्स्ट्रा बातें पढ़ी। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, नीट के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस। आप मुझे हर बार बोलते हैं सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम करेंगे अगली क्लास। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही।